management, that is the strategic financial management, is the concept of applying financial management practices to strategic decision related to future. Okay? That is, we have seen what is financial management, strategic financial management. Strategic financial management is the concept of applying financial management practices to a strategic decision related to future. Okay, then we have discussed the feature of strategic financial management, and then we have discussed the financial management and strategic financial management distinguish. Okay, and then later we have discussed the scope of strategic financial management. Now we will move to further, as we have decided in this lecture we are going to discuss the function of strategic financial management. Today the topic of discussion is function of strategic financial management. Okay, basically what we have learned in scope, feature, and objective, all these are the related points we are going to see in here is the in the function of strategic financial management. ये सारी चीजों से रिलेटेड ही पॉइंट्स हमको मिलने वाले हैं किसमें, फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. ओके, जैसा कि हमने ऑलरेडी ही डिसाइड किया था क्या कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन और नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले. ओके, तो बेसिकली जो फंक्शन इसका क्या होता है, फंक्शन नंबर 1, ओके, नंबर 1 फोरकास्टिंग फंडिंग नीड्स या फोरकास्टिंग फाइनेंस नीड्स, फोरकास्टिंग फंडिंग और फाइनेंस नीड्स. ठीक है, हमें फाइनेंस का कितना जरूरत पड़ने वाला है बिजनेस में. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बजट्स बनाते हैं. ठीक है, प्रॉपर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसके लिए बजट बनाते हैं. और एडिक्वेट फंड जो होता है, मतलब एडिक्वेट फंड्स, ठीक है, आर मेड अवेलेबल टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स. एडिक्वेट फंड्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जितना जरूरत होता है हम उसका अरेंजमेंट करके देते हैं. ओके, तो बेसिकली इसका काम क्या है कि एक बैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है. एडिक्वेट फाइनेंस का जो जरूरत होता है उसको क्या करना है, प्रोवाइड करना है एडिक्वेट फंड्स. ओके, दूसरा इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं क्या, कि बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर. बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा कि मींस हमने डिस्कस किया है. कैपिटल स्ट्रक्चर मींस क्या है कि ओन फंड और बोरोड फंड. आई थिंक हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन में. ओन फंड और क्या है यहाँ पे, फाइनेंस से जो रिलेटेड हो गया, मतलब आपको वहां पे क्या ऐड ऑन करना है, ओन फंड और बोरोड फंड का कितना उसमें मिक्सिंग करोगे आप. कैपिटल स्ट्रक्चर, मिक्सिंग ऑफ कैपिटल. ठीक है, इसको हम सिंपल टर्म से बोलेंगे मिक्सिंग ऑफ कैपिटल. तो ये चीजें इसमें ऐड ऑन हो जाएगी कि आप कितना उसमें ऐड ऑन करते हो. क्या ऐड ऑन करना है, ओन फंड कितना होगा और बोरोड फंड कितना होगा. देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट पॉइंट हम मूव करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ओके, ओके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इट मीन्स क्या होता है कि थ्रू प्रॉपर प्लानिंग फाइनेंस कैन बी कंट्रोल. ओके, फाइनेंशियल कंट्रोल रिड्यूसेस द वेस्टेज. ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल रिड्यूसेस द वेस्टेज. ओके, फाइनेंशियल कंट्रोल रिड्यूसेस द वेस्टेज एंड मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. और इसका काम क्या है,
मैक्सिमाइज, ओके, मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आप ध्यान में रखो, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो भी है फाइनेंस है, अभी जैसे सपोज एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सब ने क्या किया है, अमाउंट्स का डिमांड किया है, पैसे का डिमांड किया कि इतना चाहिए, तो हम लोग उसको क्या है, पहले जो प्रीवियस में डिमांड है उसने हमने कितना फाइनेंस दिया था और अभी कितना रिक्वायरमेंट है, दोनों का हम गैपिंग देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि पिछले टाइम कितना एक्सपेंसेस था, अभी कितना है, कितना उसमें सरप्लस है या कितना डिफिसिट है। तो ये सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद डिसाइड कर लेते हैं कि कितना फंड्स का रिक्वायरमेंट है फॉर ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो मेन यहाँ पे हम फंक्शन देखते हैं, क्या, फोरकास्टिंग फंड जो हो गया, दूसरा क्या हो गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, हर पैसे का क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न लेना है, कोई भी ऐसा है जो फंड्स है उसको ऐसे ही रख के मतलब वेस्टेज नहीं करना है। ऐसे ही रख के वेस्टेज मतलब क्या है, जितना रिक्वायरमेंट है, प्रीवियस में भी हमने डिस्कस किया था कि कोई बिजनेस रन करने के लिए अगर 10 लाख की जरूरत है तो आप बिजनेस में 15 लाख का फंड डाल के कुछ मतलब नहीं है। अगर आपका मंथली जो काम है 1 लाख से चलता है तो 2 लाख सरप्लस रख के मतलब नहीं है, क्योंकि आप वहां पे मैक्सिमम आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। ओके, अगर आपको लगता है कि बिजनेस जो है 1 लाख से चल रहा है तो आप 60-70 थाउजेंड रखोगे तो भी क्या है, बिजनेस सक्सेसफुल रन नहीं करेगा। तो इसके लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जितना भी है उसको ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाना है। रेवेन्यू कैसे जनरेट करना आगे में भी आएगा, लिक्विडिटी मेंटेनेंस या स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कहाँ पे करना है, कैसे करना है, और हमें देखना है कि उसमें जो है, ठीक है, रिस्क और रिटर्न का क्या फैक्टर है, कितना रिस्क इन्वॉल्व और कितना रिटर्न मिलने वाला, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट प्लान्स आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो जो है एनालिसिस करना, इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो इवेल्युएट करना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग देखना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे को हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितना रिटर्न मिलेगा, रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क कितना इन्वॉल्व है और रिटर्न कितना उस पर मिलने वाला है। ठीक है, और कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखो। सेक्टरल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करना है और कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, ये सारी चीजें आप ध्यान में रख करके डिसाइड करना है इसमें। लिक्विडिटी मेंटेनेंस, नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं, लिक्विडिटी मेंटेनेंस। लिक्विडिटी मेंटेनेंस, लिक्विडिटी मेंटेनेंस में क्या है कि फंड्स का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, जब रिक्वायरमेंट है तब आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फॉर एडिक्वेट फंड्स, कैश रिजर्व्स, okay, are ascertained in advance for generation of required resources. okay, adequate funds, cash reserves, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, एडवांस में डिसाइड होता है कि कब फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगा और उसका कैसे पेमेंट होगा। ओके, कितना फंड्स हमारा, फ्लो ऑफ फंड, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, लिक्विडिटी हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम्स कैसे, फ्लो ऑफ मनी। लिक्विडिटी मेंटेन कैसे कर सकते हैं, फ्लो ऑफ मनी, कितना फंड्स आएगा कितना फंड्स जाएगा, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नंबर 5, वैल्यू ऑफ फर्म।
नंबर 5, वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म टाइम टू टाइम बेसिस पे इसको वैल्यूएशन करते रहना चाहिए। टाइम टू टाइम क्यों ऐसा? जैसे एग्जांपल, अगर आपने कोई फ्लैट लिया या प्लॉट लिया है या बिल्डिंग खरीदा है, प्लॉट, लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग आपने बाई किया है 2001 में, अभी चल रहा है 2021, तो अब इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? हाँ, परचेस्ड, कभी परचेज किया? 2001 में, और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? 2021 चल रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, यस। तो इसके लिए बोला कि वैल्यू ऑफ फर्म टाइम टू टाइम, ठीक है, इसका वैल्यूएशन करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे अगर फर्म का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा मार्केट में, आप दिखाओगे कि इसका वैल्यू इतना इंक्रीज है, तो इट अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और आपका जो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा। इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप क्या है उसको मॉडर्नाइजेशन, जैसे हमने देखा है फाइनेंस का जो काम है क्या? मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, एक्सपांशन, ये सारी चीजें वहां पे आप कर सकते हो। वैल्यू ऑफ फर्म, एक ही सेक्टर में ऐसा ना, असेट्स जो है आप उसका वैल्यूएशन करना है, शेयर्स का वैल्यूएशन करना है, ठीक है, ये सारी चीजें आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट है रिस्क हेजिंग। ओके, रिस्क हेजिंग, ठीक है। रिस्क हेजिंग बेसिकली क्या इससे डिसाइड होता है कि आप सेक्टरल इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो। बिजनेस रिस्क ले रहे हो, एक्सचेंज रिस्क है, इकोनॉमिक का अगर डाउन टर्न हो रहा है तो आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हो, एक सेक्टर से स्विच करके दूसरे सेक्टर में आप कैसे क्या कर सकते हो, रिस्क ले करके आप मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकते हो। जैसे आप अगर देखोगे बीच में फॉरेन एक्सचेंज जो है बहुत ज्यादा हाई हो गया था, या मे बी अभी कितना है डॉलर और रुपीज का अप्रॉक्स कितना है फॉरेन एक्सचेंज? यस, फॉरेन एक्सचेंज क्या है रेट, कुछ है आइडिया? 74 या 75 के आसपास जो लग रहा है मुझे, है होगा ऐसा? यस और नो? ठीक है, तो एक्सचेंज रिस्क, ठीक है, एक्सचेंज रिस्क आप कितना ले रहे हो। दूसरा, अगर सबको जैसे अभी अब मार्केट में ही रिस्क था, मार्केट, यस, मार्केट रिस्क हो गया या बिजनेस रिस्क हो गया, ओके। तो जैसे अगर शेयर मार्केट भी आप देखोगे प्रीवियस आई थिंक मार्च 2020 में सबसे लोवेस्ट बॉटम पे चला गया था, आई थिंक 30,000 के आसपास था। ओके, तो एक्सचेंज हेजिंग, एक्सचेंज रिस्क एंड मार्केट रिस्क एंड बिजनेस रिस्क, ओके, तो ये सारी चीजें इसमें आप देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। 55 बाय मिस्टेक, देखो आपका, हाँ, माइक जो अनम्यूट हो गया है, हाँ, यस यस, 55, अच्छा मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा होता है, चलिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्या, फाइनेंशियल एनालिसिस।
फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, इन फाइनेंशियल एनालिसिस आप देखोगे कि जो है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंस का कितना रिक्वायरमेंट है, कितना सरप्लस है, ठीक है, या कितना शॉर्टेज है, कितने ड्यूरेशंस के लिए चीजें लगने वाली है। क्वार्टरली मंथली जैसे बजट बनाते हैं, ठीक है, तो अगर बजट बनाते हैं तो बेसिकली क्या है, वीकली है या तो फिर मंथली है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली है, कितना फंड्स लगने वाला है और कितना फंड्स आने वाला है बेस्ड ऑन द प्रीवियस एनालिसिस। बेस्ड ऑन प्रीवियस एनालिसिस मींस आप वहां पे देखोगे कि प्रीवियस में कितना एनालिसिस लगने वाला। अगर सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 2022 है तो इसके पहले 2020 और 2021 में कितना था, या उसके एक साल पहले कितना हमारा फाइनेंस का रिक्वायरमेंट था। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, एग्जामिनेशन ऑफ, यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखेंगे कैपिटल बजटिंग, कि कैपिटल बजटिंग का भी काम करता है, मतलब हमारे पास फंड्स कितना आएगा कितना जाएगा, कैसे अरेंज करना है, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना, आगे हमारा एक चैप्टर ही है इसमें कैपिटल बजटिंग का। ओके, जो होता है एक्चुअली है कैपिटल बजटिंग मीन्स क्या है कि फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग मनी इन फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसा। तो आपको कुछ बड़ी चीजें या बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो, बड़ी मशीनरी अगर बाई करते हो, तो सारी चीजों को आपको एनालिसिस कैसे करना है, क्या क्या उसमें फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये फंक्शन है, कैपिटल बजटिंग का देखना है आपको। परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कैपिटल बजटिंग बाय एप्लीकेशन ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी इवैल्यूएशन। ओके, यहाँ पे रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी इवैल्यूएशन। ओके, रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी इवैल्यूएशन, जैसे हमने यहाँ पे एक ऐड ऑन किया था रिस्क एंड रिटर्न, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब अलग अलग नाम दे करके हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ अलग आ जाता है, कैपिटल बजटिंग में अलग हो जाता है, लेकिन बेस तो हमारा क्या है, ठीक है, हर चीज में कुछ ना कुछ वहां पे कॉमन ही रहेगा। नहीं तो आप बोलोगे कि रिस्क एंड रिटर्न वहां पे आया, यहाँ पे रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी इवैल्यूएशन, ठीक है, पॉइंट्स अलग अलग है लेकिन बेस अलग अलग, नाम से उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी देते हैं। ठीक है, आगे है डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, लास्ट इसमें हम देखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ओके, डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। ओके, जैसा कि है कि अगर सरप्लस है या तो फिर सपोज बिजनेस को क्या करना है, एक दूसरे बिजनेस से अलग करना है, कुछ ऐसा सब्सिडरीज हो गया या कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। ओके, फाइनेंशियल जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रेम द डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सो एज टू मेक द फंड्स अवेलेबल फॉर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ठीक है, जैसे अगर सपोज गवर्नमेंट का ही कोई कंपनी है, उसमें हमने जैसे डिस्कस किया था, या तो पूरा क्या है पब्लिक को प्राइवेट सेक्टर को दे देना है, पब्लिक सेक्टर की यूटिलिटी है तो उसको क्या करना, पूरा प्राइवेट में देना, या पार्ट प्राइवेट में उसको क्या करना, सेल करना है, कि सपोज फाइनेंस का जो है जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज मेक फंड्स अवेलेबल फॉर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू मेक फंड्स अवेलेबल फॉर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें देख रहे हो, क्या फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
ठीक है, और कुछ इसमें आपको कुछ पूछना है, कुछ पॉइंट्स में प्रॉब्लम है? तो हम आगे बढ़ते हैं। टोटल हमने कितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं? 9। यस, यू, हाँ, एनीवन, एनीथिंग यू वांट? यहाँ पे कुछ आपको पूछना है? ओके, नो रिस्पॉन्स, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है नीड एंड इम्पोर्टेंस। नीड एंड इम्पोर्टेंस, need and importance of strategic financial management. Need and importance of strategic financial management. ठीक है, तो इसका जो नीड है इम्पोर्टेंस, इसमें हम ऐड ऑन करेंगे। हमने बोला है कि ऑलरेडी, ठीक है, जो भी हम पॉइंट्स प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उसमें से ही कुछ ना कुछ इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? फैसिलिटेट फोरकास्टिंग। जैसा कि हमने देखा था फोरकास्टिंग फंड्स नीड्स, तो नीड एंड इम्पोर्टेंस, क्या इसका इंपॉर्टेंस प्ले करता है, रोल है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? फैसिलिटेट फोरकास्टिंग। जस्ट हम लोग मेन मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। ओके, फैसिलिटेट्स फोरकास्टिंग। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम रिटर्न। वहां पे क्या वर्ड था? ऑप्टिमम रिटर्न, और यहाँ पे क्या हो गया? मैक्सिमम रिटर्न। मैक्सिमम रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। देन इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है इंश्योर्स लिक्विडिटी, इंश्योर्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए जब भी पेमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फ्यूचर में उतना रहना चाहिए। फंड्स आर मेंटेन टू फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस। इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू, वहां पे क्या था? वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। नेक्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम, नंबर 6। ओके, डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल, इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल। ओके, फंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर, कैसे? अभी देखो हमने लास्ट वाला जो डिस्कस किया था, क्या? डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर। ओके, कुछ अगर इसका पार्ट डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे 100% होल्डिंग है गवर्नमेंट्स का, 10%, 20% प्राइवेट सेक्टर को बेच के फंड्स क्या है, जनरेट कर देंगे। देन रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स आप देखोगे इसमें, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट्स है हमारा
कारपोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल स्ट्रेटजी, अलग अलग हम इसमें देखेंगे। कारपोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल स्ट्रेटजी। ओके, कारपोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल स्ट्रेटजी। बेसिकली जो कारपोरेट स्ट्रेटजी क्या है, व्हाट इज कारपोरेट स्ट्रेटजी? कारपोरेट ऑफिस, ठीक है। कारपोरेट ऑफिस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? कारपोरेट ऑफिस, यस। कारपोरेट ऑफिस मीन्स क्या, कुछ आइडिया? एनीवन? कुछ रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो क्या होने वाला, कुछ नहीं। कारपोरेट ऑफिस हेड ऑफिस, यस, ठीक है। हेड ऑफिस, कारपोरेट ऑफिस बेसिकली क्या होता है, उसका एक तरह से हम हेड ऑफिस बोलते हैं, जहां पे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं, ठीक है। हेड ऑफिस टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स या टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहां से सब कुछ प्लानिंग करता है ओवरऑल बिजनेस के लिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। आइडिया है ना आपको? यस और नो? यस, ठीक है। हाँ, तो कॉर्पोरेट ऑफिस में बेसिकली जो क्या होता है कि ये जो अलोकेशंस होता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कारपोरेट लेवल पे जो होता है स्ट्रेटेजी बनेगी, ठीक है। कारपोरेट ऑफिस या कारपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, कारपोरेट ऑफिस में, सॉरी, यहाँ पे कारपोरेट स्ट्रेटेजी हम बोल लेते हैं, चलो। कारपोरेट स्ट्रेटेजी, तो कारपोरेट स्ट्रेटेजी जो बेसिकली क्या है, हेड ऑफिस टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। उसमें फर्स्ट क्या होता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। कारपोरेट स्ट्रेटेजी टेक्स ए पोर्टफोलियो अप्रोच, ठीक है। पोर्टफोलियो मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम उसको करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्या पोर्टफोलियो मीन्स क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज और असेट्स। तो सेम ऐसे ही क्या है, कारपोरेट स्ट्रेटेजी टेक्स ए पोर्टफोलियो अप्रोच, ठीक है, अप्रोच टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बाय लुकिंग अक्रॉस फर्म बिजनेस। अक्रॉस फर्म बिजनेस, इसका क्या है कि पूरा जितना बिजनेस है अक्रॉस, ठीक है, फर्म्स बिजनेस। ओके, अक्रॉस फर्म बिजनेस। तो ये जो पूरा बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस में, उसमें क्या करना है, इसको पूरा है स्ट्रेटेजी बनानी। किस तरह का स्ट्रेटेजी बनानी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बेसिकली इसमें चार चीजें आप इसमें ऐड ऑन करते हैं कारपोरेट स्ट्रेटेजी में। पहला क्या, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस जो होगा आपके पास ओवरऑल, हाँ, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कैसे अलोकेट करते हो, ठीक है, वेरियस बिजनेस यूनिट्स को फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है।
अब एलोकेशंस में जैसे आप रिसोर्सेस क्या होता है, बेसिकली कंपनी के पास जो होता है, जैसे पीपल्स हो गया, कैपिटल हो गया, स्टाफ नॉर्मली हम जो बोलते हैं, ठीक है, पीपल, ठीक है, या स्टाफ, मैन पावर, ये जो नाम जो अलग अलग है, और एंड कैपिटल, कैसे उसको क्या है एलोकेट करना है। ओके, देन दूसरा आता है यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, अब डिसीजन कैसे, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर्स होगा, जैसे यहाँ पे हेड ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन में क्या आ जाएगा, ओके, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। अब इसमें जैसे आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो, हेड ऑफिस, एचओ कहाँ पे आएगा, हेड ऑफिस कहाँ पे एलोकेट करना, या ब्रांच ऑफिस कहाँ पे रहेगा। ओके, देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, तो इसमें होगा हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टॉप लेवल या मिडल लेवल अथॉरिटी, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सीटिंग ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, सेटिंग ऑफ रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, रिपोर्ट कौन करेगा, ये सारी चीजें आप क्या करते हो इसमें डिसाइड करते हो। ठीक है, वर्कर जैसे होता है वर्कर, मैनेजर, सुपरवाइजर, ठीक है, ब्रांच मैनेजर, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन में डिसाइड करते हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कितना बिजनेस यूनिट, सारे बिजनेस यूनिट्स का हेड ऑफिस कहाँ होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच ऑटोनॉमी टू बी गिवन टू बिजनेस यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड पे आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे देखना है कारपोरेट जो स्ट्रेटेजी रिलेटिंग टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्या हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, यूनिट्स टू बी इन एंड आउट, कितना यूनिट्स क्या हो जाएगा आएगा और कितना यूनिट्स जाएगा, मतलब आप कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे और कितना यूनिट्स आप क्या करोगे सेल करोगे, कौन से मार्केट में सेल करोगे, ठीक है, कौन से एरिया में सेल करोगे। ठीक है, अगर बड़ी कंपनी आप देखते हो, ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनी या नेशनल लेवल की कंपनी है, प्रोडक्ट उनका हर एरिया में सेल होता है, यूनिट्स है, पार्ले जी क्या सिर्फ मुंबई में ही मिलता है कि ऑल ओवर इंडिया में मिलता है, यस, तो कितना यूनिट क्या होगा, यूनिट्स टू बी इन और यूनिट्स टू बी आउट, कितना यूनिट्स आएगा और कितना यूनिट्स जाने वाला है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क को आप कैसे मैनेज करते हो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है कि आप एक ही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अलग अलग सेक्टर में क्या करना है, हाँ, आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्ट करके रखना है, हर सेक्टर में, मतलब डाइवर्ट करना मतलब हर सेक्टर में आप क्या करना है इन्वेस्टमेंट करना। ओके, हर सेक्टर से रिलेटेड कैसे हो गया, फॉरेन एक्सचेंज, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, ठीक है, कैपिटल मार्केट, ओके, शेयर मार्केट जो हो गया, या गवर्नमेंट्स का बॉन्ड जो हो गया, ये सारी चीजें होती हैं, आप उसमें क्या कर सकते हो, हाँ, अलग अलग इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या बेसिकली है, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, आप रिस्क कैसे मैनेज करते हो। ओके, बैलेंसिंग द पोर्टफोलियो एज पर द मार्केट ट्रेंड्स, इसमें ये भी एड ऑन होता है क्या, बैलेंसिंग द पोर्टफोलियो एज पर द मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेंड चल रहा है, या तो फिर सपोज गोल्ड या सिल्वर का चल रहा है, ओके, बुलियन मार्केट, ठीक है, या तो फिर सिक्योरिटी मार्केट,
किसमें ज्यादा, या तो सपोज है सिक्योरिटी मार्केट में भी क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है, या प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट किसमें है, ये सारी चीजें इसमें बैलेंसिंग द पोर्टफोलियो एज पर द मार्केट ट्रेंड। ओके, तो ये सारी चीजें किसमें आती है, कारपोरेट स्ट्रेटेजी में। स्ट्रेटेजी का देखिए, मैनेजिंग रिस्क, जनरेटिंग रिटर्न, इंसेंटिव्स, ऑल दीज आर कम्स अंडर द ओके कारपोरेट स्ट्रेटेजी। मैनेजिंग रिस्क, ठीक है, ओवरऑल मैनेजिंग रिस्क, ये तो जैसे पोर्टफोलियो था, मैनेजिंग रिस्क, ओवरऑल आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट को क्या करना है, रिजेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक में बहुत सारी अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रहती है, लेकिन हर जगह फर्म क्या कर सकता है, रिस्क नहीं ले सकता है। ठीक है, फर्म्स के पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस होता है, उस रिसोर्सेस के थ्रू ही क्या कर सकता है, रिस्क ले सकता है। तो कारपोरेट स्ट्रेटेजी में आप देखोगे अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैनेजिंग रिस्क। ओके, और जो बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है क्या है, बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो बेसिकली क्या, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स डिटेल्ड, ठीक है, डिटेल्ड एक्शन टेकन टू प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर एंड गेन इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। किससे रिलेटेड है पूरा, ओके, वैल्यू टू कस्टमर्स एंड गेन ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ओके, रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेस इन द मार्केट। ओके, कस्टमर, ओके, कस्टमर, वैल्यू टू कस्टमर, वैल्यू टू कस्टमर and competitive advantage, competitive advantages, okay, value to customer and competitive advantage related to individual product or services in the market, related to individual product and services। ठीक है, अभी जैसे हिंदुस्तान लीवर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, हिंदुस्तान लीवर का जो प्रोडक्ट है, सर्फ एक्सेल जो चलता है, ठीक है, डिटर्जेंट में, ठीक है, डिटर्जेंट, हाँ, डिटर्जेंट में सबसे ज्यादा आई थिंक जहां तक मुझे आइडिया है, टॉप लेवल पे कौन सा चलता है, सर्फ एक्सेल ही मार्केट क्या किया है, कैप्चर किया है। और मिडल लेवल पे देखा जाए तो पहले निरमा था, आई थिंक निरमा डिटर्जेंट, बाद में व्हील, अभी निरमा और डिटर्जेंट, और दूसरा क्या, व्हील का कितना मार्केट शेयर है अभी ये देखना पड़ेगा। नहीं तो निरमा पहले क्या था, निरमा वॉशिंग पाउडर ऐड आता था ना, जब भी हम ऐसा कुछ देखते थे, बरोबर है। तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें आप क्या स्ट्रेटेजी, वैल्यू टू कस्टमर एंड कंपेटिटिव एडवांटेज, आप कितना एडवांटेज ले रहे हो, ठीक है, और कितना उसमें कस्टमर एड ऑन कर रहे हो। तो बेसिकली इसमें इंक्लूड करते हैं जो कारपोरेट स्ट्रेटेजी भी इसमें इंक्लूड, बिजनेस स्ट्रेटेजी में इंक्लूडेड क्या है, कारपोरेट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी इन जनरल एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो बिजनेस स्ट्रेटेजी जो क्या है, एक बिग, बड़ा, किससे बड़ा हो गया, एक कॉर्पोरेट, कारपोरेट स्ट्रेटेजी से। कारपोरेट स्ट्रेटेजी, देन स्ट्रेटेजी इन जनरल,
strategy in general, then competitive strategy. कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये तीन चीजें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, स्ट्रेटेजी इन जनरल हम देखिए बेसिकली ऐड करेंगे। ओके, इंस एंड मीन्स रिजल्ट एंड रिसोर्सेस। बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो क्या रिसोर्सेस है और इस रिसोर्सेस से हमें क्या रिजल्ट मिले आने वाला है। allocate the resources at your disposal. ओके, तो बेसिकली हाउ टू डिप्लॉय और allocate the resources। रिसोर्सेस को कैसे हमें क्या करना है, allocate करना है, डिप्लॉय करना है टू कंसर्न, कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न एरिया में। और कारपोरेट स्ट्रेटेजी में जैसा कि हमने देखा था, ओके, मार्केट और बिजनेस दोनों इसमें हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशनल पोर्टफोलियो और मैनेजमेंट रिस्क। देन कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में हमें देखना है कि अगर कोई नया न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, हमारा नहीं किसी दूसरे का, तो कितना थ्रेट होता है, हमारे हमारे प्रोडक्ट को कितना लॉस हो सकता है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ओके, थ्रेट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट एंड सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। जैसे टूथपेस्ट में सबसे पहले, हाँ क्या, कोलगेट, कोलगेट का हमने जैसे डिस्कस भी किया था, मार्केट शेयर 50 to 60% मार्केट शेयर टूथपेस्ट में कोलगेट ब्रांड का था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, हाँ, पतंजलि का, बाबा रामदेव का क्या आया, टूथपेस्ट आया, बरोबर ना, पतंजलि टूथपेस्ट कितना मार्केट कैप्चर किया 2 साल में, और कोलगेट को कितना लॉस हुआ। यस, अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा पतंजलि टूथपेस्ट एंड कोलगेट टूथपेस्ट में क्या डिफरेंसेस हुआ 2 साल 3 साल पहले। ओके, कोलगेट टूथपेस्ट में जो, ठीक है, जितना मार्केट शेयर था, बाद में जब लॉन्च हुआ ये, तो कितना फर्क आया, कितना मार्केट शेयर डाउन हुआ कोलगेट का। तो इसके लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, अगर सपोज नया प्रोडक्ट या सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको कितना मतलब अफेक्ट हो सकता है। देन बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, जो सप्लायर है आपको गुड्स सप्लाई करता है, उससे आप कितना बार्गेनिंग करोगे। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग करते हो कि नहीं, कुछ लेने जाते हो तो मार्केट में, सामने वाला जितना बोला उतना देख के चले आते हो। यस, कितने लोग बार्गेनिंग करते हैं। ओके, यस, बार्गेनिंग होना चाहिए एक्चुअल में, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपको बार्गेनिंग करते हो, यहाँ पे फिक्स रेट है तो चलो ठीक है, फिक्स रेट है, फिर भी आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो किसी दूसरे शॉप से, क्या करते हो, हम उसका रेट देखते हो कि उसका रेट क्या है, और जो फिक्स, जो वहां पे जो फिक्स्ड रेट का शॉप है उस पे उसका रेट क्या है, दोनों में आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, क्वालिटी में, वेट में, सर्विसेज में, सारी चीजें होने के बाद फिर क्या करते हो, आप डिसाइड करते हो कहाँ से हमको क्या प्रोडक्ट बाई करना चाहिए। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, तो बड़े लेवल के जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, मैन पावर ज्यादा है, बहुत सारे जो मैन पावर लगते हैं, बहुत सारे मशीनरीज एंड टूल्स लगते हैं, बहुत सारे सर्विसेज लगते हैं, ठीक है, तो वहां पे बार्गेनिंग पावर बड़े लेवल पे होती है। ओके, जैसे भी कोई कारपोरेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे कारपोरेट ऑफिस हैं, बहुत सारे ब्लॉक हैं, बहुत सारा स्क्वायर किलोमीटर फीट में पूरा कारपोरेट ऑफिस भरा पड़ा है, तो वहां पे जो लिफ्ट का मेंटेनेंस है, बरोबर है, बहुत सारी लिफ्ट होगा, अगर 50 लिफ्ट है तो उसका क्या होता है, मेंटेनेंस चाहिए। तो अभी उसमें क्या होता है, कौन प्रोवाइड करेगा, कौन से सबसे सस्ते रेट पे एएमसी प्रोवाइड करेगा,
ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, एएमसी जिसको हम बोलते हैं। बरोबर, आपका बड़ी ऑफिस है, कारपोरेट ऑफिस है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स है, हाँ, मैन पावर 150-200 कंप्यूटर है आप, ठीक है, तो आपने तो हाँ एएमसी भी बहुत सारे करवा के रखते हैं कि चलो ठीक है, छोटे लेवल पे अगर क्या होता है, कुछ होता है तो हमारे पास टेक्निकल इंजीनियर होता है, और बड़े लेवल पे कुछ खराब हुआ तो क्या हो जाएगा, बंदा आएगा और वो क्या रिपेयर करके जाएगा, उसका हमारा क्या है कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, हमें देखना है कि कौन सबसे सस्ता हमें एएमसी प्रोवाइड करता है। ओके, अगर हमें कुछ मशीनरी रिप्लेस करनी है तो उसका कॉस्ट क्या आएगा, ये सारी चीजें आप उसमें देखोगे। ओके, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, जैसे आप क्या कर रहे हो, सप्लायर से बार्गेनिंग करोगे तो ऐसे बायर भी तो आपको क्या करेगा, बार्गेनिंग करेगा कि नहीं करेगा। आप अगर मार्केट में गुड्स बेच रहे हो, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, सप्लायर्स एंड बायर्स, दोनों जगह पे है। ओके, राइवलरी अमंग्स एग्जिस्टिंग फंड्स, ओके, दो फर्म है और ऑलरेडी वो क्या कंपटीशन में है, तो दोनों में क्या है चलता है कि कौन सबसे ज्यादा गुड्स सेल करेगा, कौन से रेट पे सेल करेगा, कितना सर्विस प्रोवाइड करेगा, नया एड ऑन क्या करेगा। सबसे ज्यादा डिटर्जेंट में किसमें, हाँ, कौन से प्रोडक्ट में कंपटीशन चलता है। यस, केस भी हुआ है डिटर्जेंट का, सबसे ज्यादा जो है डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, राइवलरी बिजनेस जो यहाँ पे बता रहा है, तो सबसे ज्यादा किसमें, कौन से डिटर्जेंट पाउडर में ज्यादा कंपटीशन होता है, आप ऐड देखोगे तो पता चलेगा। अगर मैं बोलूंगा तो आपको क्लिक हो जाएगा, आपको क्लिक है क्या ऐसा डिटर्जेंट पाउडर, एक दूसरे से बहुत ज्यादा मतलब कंपटीशन हो रहा है, अभी भी है, पहले भी था। यस, रिन, और दूसरा क्या, टाइड, रिन डिटर्जेंट और क्या टाइड, देखते हो एक दूसरे का कॉपी करके बेसिकली क्या करते हैं, ऐड देते हैं, रिन डिटर्जेंट और टाइड, टाइड एटो वाइट है, रिन वाला भी है, कुछ ना कुछ ऐड, मतलब दोनों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मार्जिन का, मार्केट का, कौन कैप्चर करेगा। आई थिंक ये रिन जो है हिंदुस्तान लीवर, और ये टाइड क्या प्रोडक्ट एंड गैम्बल का प्रोडक्ट है। ओके, तो एक कॉम्पिटिटिव, हाँ, स्ट्रेटेजी किसके अंडर में, बिजनेस स्ट्रेटेजी में, कारपोरेट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी इन जनरल, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। ओके, और बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के जो फैक्टर होते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है, सेल्स मार्केटिंग होता है, देन प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है, कस्टमर सब होता है, ग्रोथ, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। कस्टमर सब, कस्टमर को कैसे सर्व करते हैं, कितना वैल्यू देते हैं कस्टमर को। ओके, ये सारी चीजें इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में। कारपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है क्या है, फंक्शनल लेवल। बिजनेस में सबसे ज्यादा फंक्शनल लेवल का स्ट्रेटेजी कहाँ पे आती है, फंक्शनल स्ट्रेटेजी। चलो इसको हम अच्छा नेक्स्ट में करेंगे, और बहुत कुछ हमने डिस्कस किया। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ से आज हमने कवर अप किया स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या। अब वापस हम इसका मीनिंग देखते हैं क्या। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन रिलेटेड टू फ्यूचर। लॉन्ग टर्म के लिए आप ध्यान में रखना, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो किसके लिए है, ये
लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं फ्यूचर के लिए रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म व्यू। ओके, ओके। और यहाँ पे हमने फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन कारपोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल स्ट्रेटेजी में हमने देखा कारपोरेट स्ट्रेटेजी और बिजनेस स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। फंक्शनल मतलब क्या, बिजनेस में जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट फंक्शन करते हैं, जैसा मार्केटिंग, फाइनेंस, ओके, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, R&D, HR, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अटेंडेंस दे देंगे।